सभी का दुनिया को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। हर कोई अपने तरीके से, अपनी परसेप्शन से वर्ल्ड को देखता है। अगर आप किसी चीज को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको बदलना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा। तो अपनी उन हैबिट्स को इम्प्रूव कीजिए जो आपको प्रोग्रेसिव होने में मदद करें। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में ऐसी ही 7 हैबिट्स बताई गई हैं जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में मदद करेगी। इस बुक के ऑथर है स्टीफन आर कॉवे। वे अपने समय के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु थे। उनकी लिखी गई किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल मैनेजमेंट पर लिखी गई अब तक की सबसे फेमस बुक मानी जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये बुक 60 वीक्स तक टॉप पर रही। लगभग 90% मैनेजमेंट स्कूल्स में ये बुक पढ़ाई जाती है। इस बुक की कोचिंग और ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। इस बुक को लिखने से पहले स्टीफन कोवे ने 3000 ऑफ पीपल से कांटेक्ट किया। ये वो लोग थे जो न केवल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत खुश और संतुष्ट थे। ऐसे 3000 लोगों से मिलने के बाद और 3 साल तक गहन विचार और चिंतन करने के बाद ये बुक सामने आई। इन्होंने अपने साथ ऐसी हैबिट खोज निकाली जो कि हर एक सक्सेसफुल और हैप्पी पर्सन में कॉमन थी। आज हम इन्हीं 7 हैबिट्स की समरी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहली हैबिट ऑथर बताते हैं, बी प्रोएक्टिव। इफेक्टिव होने के लिए प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। प्रोएक्टिविटी का मतलब है अपनी जिंदगी में चल रही समस्याओं की जिम्मेदारी खुद लेना और उन्हें सोच समझकर सॉल्व करना। Our behavior is the function of our decisions, not our conditions. So कुछ भी हमारी लाइफ में घटित होता है उसकी पूरी तरह से, जी हाँ, पूरी तरह से जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है द एबिलिटी टू चूज योर रिस्पॉन्स। हाईली इफेक्टिव पीपल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानते हैं। वो कभी अपने सर्कमस्टांसिस को, कंडीशंस को ब्लेम नहीं करते। किस कंडीशन में क्या बिहेव करना है उनकी खुद की चॉइस है, न कि सिचुएशन डिपेंडेंट। तो यह हमने बात की प्रोएक्टिव पीपल की। अब आते हैं रिएक्टिव पीपल की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मौसम किसी दिन अच्छा हो तो उनका मूड भी अच्छा होता है, और अगर किसी दिन मौसम खराब हो जाता है तो उनका एटीट्यूड और परफॉर्मेंस भी खराब हो जाती है। रिएक्टिव पीपल अपने सोशल एनवायरनमेंट से बहुत प्रभावित होते हैं। जब लोग उनसे अच्छी तरह से बात करते हैं तो उन्हें अच्छा फील होता है, और जब कोई ठीक तरीके से बात नहीं करे तो उनका मूड खराब हो जाता है। रिएक्टिव पीपल का इमोशन चार्जर हमेशा दूसरों के पास होता है। Reactive people are driven by their feelings, circumstances, and by conditions. And proactive people driven by values and careful thoughts. For example, एक ही situation में proactive और reactive people कैसे behave करते हैं। Reactive language होती है there is nothing I can do. Proactive language होगी let's look at other alternatives. Proactive people focus करते हैं circle of influence में और reactive people circle of concern में। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स के 3 एरियाज होते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल, नो कंट्रोल। चाहे प्रॉब्लम्स डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो या नो कंट्रोल, इसका सोल्यूशन सबसे पहले हमारे हाथ में है। अपनी आदतों को बदलकर, अपनी सोच को बदलकर, प्रॉब्लम्स को देखने के नजरिए को बदलकर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। किस सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स करना है यह हमें आना चाहिए, और प्रोएक्टिव पीपल ये अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए ऑथर ने बुक की सबसे पहली हैबिट बताई है, बी प्रोएक्टिव। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेना। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि किसी सिचुएशन के आने पर हम कुछ ऐसा रिस्पॉन्स दे बैठते हैं जैसा हमें नहीं देना चाहिए। रिएक्ट करते टाइम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू वांट टू बी काउंट इन इफेक्टिव पीपल, दिस हैबिट मस्ट बी देयर। दूसरी हैबिट ऑथर ने बताई है, टू बिगिन विद द एंड इन माइंड। To begin with the end in mind means to start with clear understanding of your destination. इसका मतलब है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे कि अभी एट प्रेजेंट आप कहाँ पर हो। तभी आप अपनी डेस्टिनेशन की ओर सही कदम बढ़ा पाओगे, उसे अचीव कर पाओगे। ऑथर ये समझाना चाहते हैं कि जब तक आप अपने वर्क का रिजल्ट डिसाइड नहीं करते हैं, उस रिजल्ट तक पहुँचने के लिए पाथ भी डिसाइड नहीं हो पाता है। हम अपने काम को अच्छी तरह से करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपना बिजी शेड्यूल बनाते हैं, अलग अलग टेक्निक्स अपनाते हैं, लेकिन अगर ये पता चले कि इतनी मेहनत के बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं आने वाला जो कि एक्सपेक्टेड था, तो फ्रेंड्स आप बताइए कि आप इस सिचुएशन में कैसा फील करेंगे। ऑथर सेज इट इज़ पॉसिबल टू बी बिजी, वेरी बिजी, बट इट्स बीइंग वेरी इफेक्टिव इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो वही बात हुई कि हमें दीवार पर चढ़ने के लिए एक लैडर मिली, लेकिन आखिर में जाकर पता चला कि वो लैडर गलत दीवार पर लगी हुई थी।
फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कितना बदलाव आ जाएगा अगर हमारे माइंड में ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। उस पिक्चर को माइंड में रखकर हम हमारी लाइफ का हर एक स्टेप मैनेज कर सकते हैं। अगर वो लैडर सही दीवार पर नहीं है तो हमारा लिया हुआ हर एक कदम हमें गलत डेस्टिनेशन की ओर लेके जाएगा। हम बहुत बिजी हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें इफेक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने एंड को अपने माइंड में रखकर चलें। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी ट्रिप पर जाने से पहले उसकी डेस्टिनेशन को डिसाइड करना ज़रूरी है और फिर उसके रूट को प्लान करते हैं। इसी तरह से जब कोई स्पीच देना होता है तो पहले उसे पेपर पर लिखकर रेडी करते हैं, देन वी गो टू डिलीवर इट। सो ये पॉइंट ये समझाना चाहता है कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, किसी भी सर्कमस्टांसेस में करने जा रहे हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि आपका उठाया गया हर एक कदम अंत में कहाँ जा रहा है। अगर आप ये पॉइंट माइंड में लेकर चलते हैं तो आपका बढ़ाया गया हर एक कदम आपकी अपनी डेस्टिनेशन के पास लेकर जाएगा, ना कि आपको भटकाएगा। ऑथर ने 4 क्वाड्रेंट इंट्रोड्यूस किए हैं। इसमें सबसे पहला है फर्स्ट, इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट। इसमें वो काम शामिल है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव एन एग्जाम्पल फॉर टुमारो, तो हमें कल के लिए काम करना होगा। ये अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। दूसरा है इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इसमें वो काम आते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, मतलब उनकी कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन अगर ना किया गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, डेली एक्सरसाइज करना, फैमिली टाइम या फिर टाइम पर सोना। थर्ड है नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। ये काम अर्जेंट तो लगते हैं बट इम्पॉर्टेंट नहीं होते। इसमें हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी फ्रेंड से मैसेज पर बात करना या बाहर घूमने के लिए चले जाना। फोर्थ है नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। इसमें कौन से काम आते हैं वो तो शायद बताने की जरूरत नहीं है। ये ना तो इम्पॉर्टेंट होते हैं और ना ही अर्जेंट होते हैं, केवल टाइम वेस्ट होते हैं। हाईली इफेक्टिव पीपल सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट के काम करते हैं, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट के काम। बचे हुए दोनों क्वाड्रेंट से वो दूर ही रहते हैं। इसलिए टाइम के इफेक्टिव यूज के लिए अपने काम को प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली हैबिट है थिंक विन विन। थिंक विन हैबिट बेस्ड है म्यूचुअल बेनिफिट पर। फॉर एग्जाम्पल, किसी खेल के मैदान में 2 टीम में से किसी एक की जीत होती है तो दूसरे की हार होती है, लेकिन हमारी लाइफ पर भी ये प्रिंसिपल लागू हो ये जरूरी नहीं। हम लाइफ के गेम में दोनों पक्ष जीत सकते हैं और तभी लाइफ की सक्सेस मानी जाती है। विन विन का मतलब है दोनों पक्षों की सफलता, दोनों पक्षों का विकास। ये जरूरी नहीं कि मेरे जीतने के लिए आपका हारना जरूरी है या आपके जीतने के लिए मेरा हारना जरूरी है। नहीं, दोनों पक्ष जीत सकते हैं। विन विन मीन्स वो अग्रीमेंट और सोल्यूशन जो कि म्यूचुअल बेनिफिशियल हो और म्यूचुअल सेटिस्फाइंग हो। विन विन सोल्यूशन के साथ दोनों पार्टीज अच्छा फील करती हैं और जो एक्शन प्लान किया गया है उसके लिए कमिटेड रहती हैं। विन विन प्रिंसिपल ये मानकर चलता है कि यहाँ पर वो सब कुछ है और सबके लिए है। ऐसा नहीं कि उसे मिल गया तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा या मुझे मिल गया तो उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर बहुत कुछ है सभी के लिए। विन विन इज अ बिलीफ दैट इट्स नॉट योर वे और इट्स नॉट माई वे, इट्स अ बेटर वे एंड इट्स द हायर वे। नेक्स्ट हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इस हैबिट को एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप किसी चश्मे वाले के पास जाते हैं और उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। आप बताते हैं कि मेरी आइज में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। आप अपनी पूरी बात करते से पहले ही वो अपना चश्मा उतार कर आपको देता है और कहता है कि ये चश्मा मेरे लिए सही तरीके से काम कर रहा है, तो आप भी ज़रा ट्राई करो। आप उसे अपनी प्रॉब्लम समझाने के लिए दोबारा बीच में बोलते हैं, लेकिन वो है कि सुनने को तैयार ही नहीं है, बस अपनी ही बात बोले जा रहा है। आप बताइए, अगली बार आप उस आदमी के पास जाना चाहोगे कि नहीं? जवाब मैं जानती हूँ। हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम आती है। हम अपनी बात को कहने के लिए बहुत आतुर होते हैं और बात को गहराई से समझे बिना ही सीधा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए जल्दी में रहते हैं। ऑथर बताते हैं कि अपनी बात को रखने से पहले हमें सामने वाले की पूरी बात को धैर्य के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। पहले उनकी पूरी बात को सुने, समझें, फिर किसी रिजल्ट पर पहुंचे। इसे ऑथर ने नाम दिया है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हम हमेशा ही चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमारी बात को सुने। मोस्ट ऑफ द पीपल समझने के लिए नहीं सुनते हैं, ये केवल रिप्लाई करने के लिए कोई बात सुनते हैं। किसी बात को सुनते टाइम वो या तो बोल रहे होते हैं या मन ही मन बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये बात अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। कहने वाले के परसेप्शन को समझना ही नहीं चाहते, इसलिए अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। हम ये बहुत आसानी से बोल देते हैं कि कोई हमें समझता नहीं है, लेकिन सोचा जाए तो हम भी कितना ट्राई करते हैं सामने वाले की फीलिंग्स को समझने के लिए। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि सामने वाले ने क्या कहा और कैसे कहा,
जबकि इसकी जगह हमें ये सोचना चाहिए कि सामने वाले ने ऐसा क्यों कहा। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो लोग भी आपको समझना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हैबिट है सिनर्जी। फ्रेंड्स, आपसे मैथ का एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, 2 + 2 कितने होते हैं? मोस्ट ऑफ पीपल विल से 4, राइट? ये बुक पढ़ने से पहले मैं भी ये मानती थी कि 2 + 2 = 4 होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ऑथर इट कैन बी मोर देन 4। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। अगर हम 2 प्लांट्स को एक साथ उगाते हैं तो उनकी रूट्स कंबाइन होकर मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाती हैं और वो दोनों प्लांट्स ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाते हैं, बजाय इसके कि दोनों प्लांट्स को सेपरेट रखा जाता। इसे ही सिनर्जाइज करना कहते हैं। जो काम एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, वो काम 2 जने 4 जने मिलकर ज़्यादा क्वालिटी के साथ कर सकते हैं। इसका मतलब है 2 व्यक्तियों या 2 संगठन आदि के साथ मिलकर करने वाला काम, जिससे प्राप्त होने वाली सफलता जो कि सिनर्जाइज कहलाती है। इसका मतलब हुआ एज अ टीम वर्क करना। फॉर एग्जाम्पल, 2 आदमी मिलकर एक पेड़ से एप्पल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एप्पल इतनी दूर था कि दोनों पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर चढ़कर एप्पल तोड़ेगा। दोनों की ट्रिक काम कर गई और सारे एप्पल्स तोड़ लिए गए। एग्जाम्पल के जैसे ही अगर हम लोगों के साथ सिनर्जाइज करने लगे, तब हम अपनी कैपेबिलिटी को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं, जिससे हमारे गोल अचीव करने में बहुत ईजी होगा। नेक्स्ट हैबिट है शार्पन द सॉ। ऑथर की आखिरी हैबिट है शार्पन द सॉ। इसे अदर हैबिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया है, क्योंकि ये हैबिट बाकी सभी 6 हैबिट्स को पॉसिबल बनाने में मदद करती है। शार्पन द सॉ का मतलब है अपनी धार को तेज करना। फॉर एग्जाम्पल, 2 लकड़हारे थे, दोनों ही सुबह से शाम तक लकड़ी काटते, जितनी लकड़ी उतने पैसे। एक लकड़हारा एक दिन में 5 पेड़ की लकड़ी काटता और दूसरा दिन में 3 पेड़ की लकड़ी काट पाता था। एक दिन दूसरे लकड़हारे ने पहले से पूछा कि तुम पूरे दिन 5 पेड़ की लकड़ियाँ कैसे काट पाते हो? मैं तो थक जाता हूँ, मेरे से तो सिर्फ 3 पेड़ की लकड़ी ही कटती है। तो पहले वाला जवाब देता है कि मैं हर बार एक पेड़ काटने के बाद अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ, जिससे मेरी स्पीड और धार दोनों ही तेज हो जाती है। दूसरा आदमी कहता है कि मैं तो केवल सुबह एक बार ही अपनी धार लगाता हूँ, इसलिए केवल 3 पेड़ ही काट पाता हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि बॉटम लाइन क्या है। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कुछ सीखते हैं, जॉब में जाते हैं, वहाँ भी बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन उसके बाद हम अपनी धार तेज नहीं करते, हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कुछ नहीं कर पाते। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने फील्ड से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज ले सकते हैं लेनी चाहिए, जितनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं करना चाहिए। इससे हमारे अंदर की धार उतनी ही तेज होगी और हमारी ज़िंदगी में उतना ही आगे बढ़ने का स्कोप होगा। अपने आप को हम 4 एरियाज में बेहतर बना सकते हैं: फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। अपने आप को इन 4 एरियाज में बेहतर बनाकर हम 6 हैबिट्स को बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं और हम अपने सबसे कीमती एसेट जो कि हम खुद हैं उसे निखार सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी समरी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की। Next time, one more book summary with an interesting content. Till then, this is Shalini saying goodbye and take care.